अब हम चैप्टर देखते हैं रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन। मानव में जनन, मानव में जनन, ये एनसीईआरटी का ही चैप्टर है और जो यूपी बोर्ड है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर का दर्जा दिया गया है इसे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जनन क्या होता है। व्हाट इज रिप्रोडक्शन? वह प्रक्रिया जिसके द्वारा अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, यानी कि वह प्रक्रिया द्वारा एक जीव अपने ही समान जीव की उत्पत्ति करता है, जन्म कहलाता है। जैसे कि यह क्या है, बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई से ही क्या हो गया, एक दूसरी बटरफ्लाई बन गई। या फिर डॉग का जो बच्चा है वो क्या बन जाएगा, डॉग के रूप में ही बनता है, एकदम सेम उसी के जैसे दिखाई देता है। तो इस प्रकार की प्रक्रिया जनन या रिप्रोडक्शन कहलाती है। देखिए अब बात करते हैं मनुष्य की। तो मनुष्य एक जरायुज प्राणी यानी कि बीवी पैरस है। बीवी पैरस उसे कहते हैं जो निषेचित अंडे का भ्रूण विकास गर्भाशय में होते हैं, यानी कि जिसमें जो अंडे बनते हैं वो गर्भाशय में ही बनते हैं और ये जो है सुविकसित बच्चे को जन्म देते हैं। मनुष्य जो है सुविकसित यानी कि पूर्ण रूप से विकास हुए बच्चे को जन्म देता है, इसलिए इसे जरायुज या वीवी पैरस कहते हैं। और एक और शब्द आता है ओवी पैरस, ओवी पैरस। जैसे कि मुर्गी वगैरह को आप लोगों ने देखा होगा कि वो क्या करते हैं, अंडे देते हैं, तो उनके जो अंडे का विकास होता है वो शरीर के बाहर होता है, लेकिन बीवी पैरस में क्या होता है, जो अंडे का विकास वो करता है वो गर्भाशय में ही होता है। तो इस प्रकार के जंतुओं को बीवी पैरस कहा जाता है। और जो मनुष्य है वो किस प्रकार का जंतु, वो बीवी पैरस जंतु है। ठीक है। मनुष्य एक लिंगी यानी यूनिसेक्सुअल प्राणी है। यूनिसेक्सुअल का मतलब कि इसमें केवल एक ही सेक्स के जंतु होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल। तो मनुष्य में दो जीव होते हैं, एक मेल और एक फीमेल। कहते हैं प्राणी है एवं नर एवं मादा जननांगों या लैंगिक लक्षणों में ही नहीं, वरन ये आकार के लक्षणों, बाह्य लक्षणों में भी लैंगिक द्विरूपता यानी सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाते हैं। कहा यह रहा है कि जो मनुष्य है इसमें मेल और फीमेल होते हैं, इसके साथ ही इसमें लैंगिक द्विरूपता यानी कि सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म। सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि इसमें मेल और फीमेल को आदमी देख कर ही पहचान सकता है कि वह मेल है कि फीमेल है। जैसे कि फीमेल के पास क्या होगा, बड़े बड़े बाल होंगे, और मेल के पास क्या होगा, चेहरे पर दाढ़ी होगा, मूछ होंगी, और भी बहुत सारे कृत्य इंसान जिसको देख के पहचान लेता है कि वह मेल है कि फीमेल है। अब बात करते हैं मेल। तो मेल और फीमेल दोनों के बारे में हमें अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नर या पुरुष जनन तंत्र, नर या पुरुष जनन तंत्र के बारे में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो देखिए नर जनन तंत्र को निम्नलिखित अंगों में बांटे, यानी कि नर जनन तंत्र को 3 अंगों में बांटा गया, एक मुख्य जनन अंग और एक सहायक जनन अंग और एक सहायक जनन ग्रंथियाँ। मुख्य जनन अंग में जैसे कि आपका टेस्टिज आ जाता है, टेस्टिज यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे आपका टेस्टिज बना हुआ है, टेस्टिज आ जाता है। और जो आपका सहायक जनन अंग होता है उसमें जैसे कि टेस्टिस के अलावा इपीडिडाइमस, ये आपका इपीडिडाइमस हो गया, शुक्रवाहिनी वास डिफरेंस हो गया, शुक्राशय हो गया, मूत्रमार्ग हो गया, यूथ्रस हो गया, और इसके साथ साथ सहायक जनन ग्रंथियाँ जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड, पेरिनियल ग्लैंड, से भी क्या है, सहायक ग्रंथियाँ। जैसे कि आइए फिगर में देखते हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं ब्रिसर या टेस्टिस की। टेस्टिस क्या है, ये मुख्य जननांग है, और इसके बाद बगल में होता है आपका, इसके बाद हम बात करते हैं टेस्टिस के बाद आपका आता है शुक्रवाहिनी, सेमाइनल वेसाइकल, शुक्राशय, यूरिनरी ब्लैडर, पेनिस, मूत्रमार्ग, यूरेथ्रा, ये सभी क्या है, ये सहायक जननांग है। और सहायक जनन ग्रंथियाँ जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, और इसी के पास में शुक्राशय, सेमाइनल वेसाइकल्स हो गए, ये सभी क्या है, सहायक जनन अंग, सहायक जनन ग्रंथियाँ है। और वही आगे बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं टेस्टिस की। तो देखिए
मानव में एक जोड़ी ब्रिसर उदर गुहा से बाहर ब्रिसर को स्रोटल सैक में स्थित होते हैं। मानव में जो होते हैं एक जोड़ी टेस्टिस होती है और वो एक खोल में इकट्ठे होते हैं, जिस खोल का नाम क्या दिया गया है, इस खोल का नाम क्या है, ब्रिसर कोश या थी स्रोटल सैक, और यह है आपका टेस्टिस। इसकी संख्या कितनी होती है, 2 होती है। ब्रिसर लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा, इसकी लंबाई होती है 4 से 5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। ठीक है। ब्रिसर अनेक कुंडलित नलिकाओं से बने होते हैं जिन्हें शुक्रजनन नलिकाएं कहते हैं। इन शुक्रजनन नलिकाओं में शुक्राणु का निर्माण, ब्रिसर में बहुत सारे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, क्या कहते हैं, शुक्रजनन नलिका कहते हैं। और इन्हीं नलिकाओं में आपका स्पर्म बनते हैं या फिर शुक्राणु बनते हैं। ठीक है। ब्रिसर में जो है लीडिंग सेल्स पाई जाती है, लीडिंग सेल्स पाई जाती है जो मेल में टेस्टोस्टेरोन एक हार्मोन होता है जो मेल सेक्स हार्मोन होता है उसका स्रावर करती है। ठीक है। तो ये हो गया टेस्टिस के बारे में। आपका जो टेस्टिस होता है ये क्या होता है, ये उदर गुहा के बाहर स्थित होता है और ये जिस खोल में उपस्थित होता है उसे ब्रिसर खोल या टेस्टिकुलर कैप्सूल कहते हैं। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 4 से 5 सेंटीमीटर और ये 2.5 सेंटीमीटर चौड़ा होता है और 3 सेंटीमीटर मोटा होता है। इसका प्रमुख कार्य क्या है, शुक्राणुओं का निर्माण करना। ठीक है। अब बात करते हैं सहायक जनन अंग के बारे में। ये जनन अंग की प्रक्रिया में सहायक होते हैं, यानी कि ऐसे अंग जो जनन की प्रक्रिया में सहायक होते हैं सहायक जनन अंग कहलाते हैं। जैसे कि इसके अलग अलग पार्ट में डिवाइड, जैसे कि अधिब्रिसर यानी इपिडिडाइमस, ये लगभग 6 मीटर लंबा, इसकी लंबाई कितनी होती है, 6 मीटर, पतला और अत्यधिक कुंडलिक बहुत ज़्यादा कॉइल नली होती है जो ब्रिसर के अग्रभाग तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती है। जो ब्रिसर के अग्रभाग तथा भीतरी भाग को ढकने में सहायक होती है। यह अति कुंडलित होकर, ये बहुत ज़्यादा कुंडलित होकर 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी और कॉमा के आकार की संरचना बनाती है। इपिडिडाइस और शुक्राणुओं का संग्रहण और परिपक्वन होता है, यानी कि इपिडिडाइस में ही जो आपका स्पर्म होता है क्या होता है, रुकते हैं और उसका मैच्योर होते हैं। ठीक है। जैसे कि इस फिगर में देखिएगा, इस फिगर में क्या होगा, यहाँ पे बाहर की तरफ टेस्टिस के बहुत सारे इपिडिडाइस जो उसको राउंड शेप में घेरे हुए होंगे। यहीं पे क्या होगा, आपका स्पर्म आके रुकता है और मैच्योर होता है, बड़ा होता है यहाँ पे। ठीक है। देखिए इपिडिडाइस 3 भाग में होता है, कैपिटिव इपिडिडाइमस, कार्पस इपिडिडाइमस और कार्डा इपिडिडाइमस। अब दूसरा बात करते हैं शुक्रवाहिनी या वेस्ट डिफरेंस की, शुक्रवाहिनी या वेस्ट डिफरेंस की। इपिडिडाइमस से एक शुक्रवाहिनी निकलकर उदर गुहा में प्रवेश करते हुए शुक्राशय से होते हुए मूत्र मार्ग के अधरभाग में खुलती है। तो देखिए क्या हो रहा है कि इपिडिडाइमस से एक नली निकल के जा रही है, देख रहे हैं ना ये नली, इसे क्या कहते हैं, शुक्रवाहिनी या वेस्ट डिफरेंस। ये कहाँ से जा रही है, ये टेस्टिस से निकलकर शुक्राशय से होते हुए यह मूत्राशय में यानी यूरेथ्रा में खुलती है। ठीक है। अब बात करते हैं शुक्राशय या सेमाइनल वेसाइकल क्या होता है। यह एक द्विपालित बायोलोब थैलेनुमा ग्रंथि संरचना होती है। इससे चिपचिपा द्रव स्रावित होता है जो सेमेन या वीर्य का प्रमुख भाग बनाता है तथा शुक्राणुओं को पोषण करता है। तो शुक्राशय से क्या बनता है, शुक्राणुओं को पोषण करने के लिए एक लिक्विड निकलता है, वो कहाँ पे निकलता है आपका, शुक्राशय या सेमाइनल वेसाइकल में। देखिए शुक्राशय का पोजीशन क्या होता है, देखिए यहाँ पे आपका शुक्राशय बना हुआ है, ये शुक्राशय है, यहाँ पर आपका शुक्राशय बना हुआ है। यह क्या करता है, एक लिक्विड बनाता है जो स्पर्म बंध रहे उनको पोषण के लिए उपयोगी होता है। ठीक है। ये था आपका शुक्राशय।
और इसमें क्या होती है, शुक्रवाहिनी होती है। अब देखिए मूत्र मार्ग या यूरेथ्रा क्या होता है। मूत्र तथा वीर्य इसी मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं। जो आपका मूत्र मार्ग होता है वो क्या होता है, इसी के द्वारा ही, जो आप देख रहे हैं ये मूत्र मार्ग है, इसी के द्वारा क्या होता है, सेमेन और जो यूरिन होता है एक ही साथ बाहर निकलता है, एक ही ओपनिंग के द्वारा ये बाहर निकलता है। अब बात करते हैं सीसन या पेनिस क्या होता है। यह मैथुन अंग है, यानी कि कोपुलेटरी आर्गन है। यह ब्रिसर कोषों के बीच में स्थित होता है। यह जो होता है आपका ब्रिसर कोष, जो दोनों टेस्टिस होते हैं उन्हीं के बीच में स्थित होता है। सीसन के मध्य मूत्र मार्ग गुजरता है, यह जो सीसन के अग्र छोर पर खुलता है। देखिए क्या होता है, इसके बीच में से एक यूरिनरी ओपनिंग गुजरती है, जो आगे वाले भाग पर इस पे आके खुलती है। अब क्या करते हैं, देखते हैं कि सहायक ग्रंथियाँ क्या क्या हैं इसमें। तो सबसे पहले इसकी ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि, यानी कि ऐसी ग्रंथियाँ जो जनन में सहायक होती है, सहायक जनन ग्रंथियाँ कहलाती है। जैसे सबसे पहले बात करते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड की। तो जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड होता है, यह ग्रंथि मूत्र मार्ग के अधर भाग पर स्थित होती है। यह अनेक पिंडों लोब्यूल्स की बनी होती है। इस ग्रंथि का हल्का क्षारीय तरल हिस्सा होता है जो मूत्र मार्ग की अम्लता को नष्ट करता है, जिससे शुक्राणु सक्रिय बने रहते हैं। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि जो यूरिन होता है ये क्या होता है, हल्का सा एसिडिक होता है। जो स्पर्म होंगे अगर आपका यूरिन में आएंगे स्पर्म, तो क्या होगा, ये इधर से एसिड रहेगा तो वो खत्म। तो इसको बचाए रखने के लिए जो आपका है प्रोस्टेट ग्लैंड जो है एक केमिकल रिलीज करती है, जो क्या करते हैं, इसको बचाए रखती है। अब की बात करते हैं काउपस ग्लैंड। ये एक जोड़ी ग्रंथि है, मूत्र मार्ग के बाएं और दाएं स्थित होती है। काउपस ग्लैंड कोपुलेशन से पहले एक क्षारीय एक चिकनी द्रव का सेक्रेशन करती है, जो मूत्र मार्ग की अम्लता को समाप्त करता तथा वेजाइना को चिकना बनाकर कोपुलेशन में सहायता करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पेरिनियल ग्रंथि या पेरिनियल ग्लैंड्स के बारे में। ये एक जोड़ी ग्रंथि मलाशय के पास स्थित होती है। इससे स्रावित केमिकल जो होता है वो विशेष कोपुलेशन के उत्तेजक गंध प्रदान करता है। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल सेक्स ऑर्गन के बारे में। यह इसके जो है मुख्य जनन अंग इसमें भी होते हैं। तो सबसे पहला इसका मुख्य जनन अंग होता है, इनमें अगुरित युग्मकों का निर्माण होता है। जो इसका मुख्य जनन होता है वो आपका ओवेरी या अंडाशय होता है। जो ये देख रहे हैं ओवेरी या अंडाशय इसका मुख्य जननांग है। मादा में एक जोड़ी अंडाशय श्रेणी पेल्विस, यानी कि पेल्विस रीजन में गर्भाशय के दोनों तरफ अंडवाहिनी के पीछे, गर्भाशय के दोनों तरफ पीछे अंडवाहिनी के पीछे स्थित होता है। ये अंडाशय मीजोवेरियम द्वारा वृक्क के पीछे देह भित्ति से जुड़े रहते हैं। ये किडनी से पीछे की तरफ जुड़े रहते हैं। ठीक है, प्रत्येक अंडाशय अंडाशयी स्वायु यानी कि ओवेरियन लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से ओवेरियन फिम्बरी द्वारा अंडवाहिनी से जुड़ा रहता है। अंडाशय की परिधि की ओर ग्राफियन फॉलिकल्स होती है, जिनमें अंडाणु का निर्माण होता है। ये सेक्स हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन का भी सिक्रेशन करते हैं। इसके सहायक अंग देखिए, सबसे पहले बात करते हैं फेलोपियन ट्यूब। ये जो है आपका फेलोपियन ट्यूब है, ये दोनों साइड ये फेलोपियन ट्यूब है। ठीक है, ये एक जोड़ी पतली और कुंडलित नलिकाएं होती है। प्रत्येक अंडवाहिनी वाई कोष्टिका या इन्फंडिबुलम एम्पुला इस्थमस तथा गर्भाशय के भाग में विभाजित होता है। अंडवाहिनियों की भित्ति बाह्य आवरण पेरिटोनियम होता है तथा नीचे पेशी
आवरण मस्कुलर कोट होता है। इनके मुख पर कीप या कुप्पी के आकार की झालरदार फिम्ब्रिएटेड फनल होती है। इसके बाद कुंडली का भाग फैलोपियन नलिका होता है। देखिए ये क्या है, झालरदार कीप, ये झालर के जैसे दिखाई दे रही है ना, ये देख रहे हैं ना, झालर के जैसे दिखाई दे रही है। इसे क्या कहते हैं, झालरदार कीप या फिम्ब्रिएटेड कीप कहते हैं। इसके बाद से क्या होता है आपका फैलोपियन ट्यूब होता है। बात करते हैं गर्भाशय या यूथरस की। यह यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर तथा पीछे स्थित उल्टे नासपाती के आकार की संरचना है। कैसी संरचना है, नासपाती के आकार की, ये ध्यान रखना है। स्नायु या लिगामेंट के द्वारा शरीर से चिपका रहता है। गर्भाशय की दीवार सरल पेशी तंतु की बनी होती है जिसे मायोथ्रियम कहते हैं। जो गर्भाशय की दीवार होती है वह मायोथ्रियम से बनी होती है। गर्भाशय का ल्यूमेन श्लेष्मिक झिल्ली के द्वारा घिरा होता है जिसे एंडोमेट्रियम कहते हैं। जो गर्भाशय की दीवार होती है वह एंडोमेट्रियम से घिरी रहती है। गर्भाशय में अपरा या प्लेसेंटा द्वारा एम्ब्रायो जुड़ा रहता है। देखिए ये जो गर्भाशय होता है यह क्या होता है, ये इसी में जो एम्ब्रायो होता है वह एम्ब्रायो प्लासेंटा से जुड़ा रहता है। जो इसकी दीवारें होती है वो किसकी बनती है, मायोमेट्रियम की, और इस पे एक लेयर होता है उसे क्या कहते हैं, एंडोमेट्रियम कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेजाइना या योनि की। यह मूत्र मार्ग तथा एनस के बीच का अग्रभाग में झिल्ली में पेशीय नलिका होती है। यह मैटिंग के दौरान पेनिस को ग्रहण, पेनिस से जो सीमेन आता है या वीर्य आता है उसे ग्रहण करती है। शिशु के जन्म के समय नाल के रूप में यानी कि नली के रूप में कार्य करती है। अब बात करते हैं वल्वा या भग के बारे में। मानव के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से मादा मानव के बाह्य जनन अंगों को सामूहिक रूप से भग या वल्वा कहते हैं, जैसे कि मोन्स फीबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस और पेरिनियम, और उसके बाद से वेस्टिबुल से मिलकर बनाता है। जो आपका क्लाइटोरिस होता है वो पेनिस के जैसा ही एक होमोलोगस आर्गन है जो संवेदनशील होता है। जैसे कि पेनिस में संवेदना उत्पन्न होती है उसी तरह से क्लाइटोरिस में भी संवेदना उत्पन्न होती है। अब देखिए इसके सहायक ग्रंथियाँ क्या क्या हैं, जैसे कि वर्टोलिन ग्लैंड्स, ये एक जोड़ी होती है जो मलाशय या प्रगाल के बीच में स्थित होती है। ये चिपचिपा द्वारा स्रावित करती है जो मेटिंग में सहायक होता है। अब बात करते हैं स्तन ग्रंथियाँ। जो दूसरी इसकी सहायक ग्रंथि है वह है मेमेरी ग्लैंड। ठीक है, इसे ये देख रहे हैं मेमेरी ग्लैंड की संरचना बनी हुई है। एक जोड़ी स्तन ग्रंथियाँ वक्ष के अधर भाग में स्थित होती है। इसकी संख्या कितनी है, एक जोड़ी यानी कि 2 होती है। ये दूध स्राव करने वाली ग्रंथि है। इसके द्वारा क्या बनता है, मिल्क बनता है। प्रत्येक ग्रंथि 15 से 20 पालिकाओं की बनी होती है, यानी कि प्रत्येक ग्रंथ में 15 से 20 पालिकाएँ होती हैं। इन पर उभरे हुए निपल्स पाए जाते हैं। इन निपल्स के चारों उपस्थित गोलाकार पिगमेंट भाग को एरियोला कहते हैं। जैसे कि ये देख रहे हैं ना, इसके चारों तरफ एक पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस क्या होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है, व्हाट इज गैमेटोजेनेसिस। देखिए वृषण तथा अंडाशय की जननिक उपकला यानी कि जर्माइनल एपिथेलियम की कोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन यानी मियोसिस के द्वारा युग्मक निर्माण की क्रिया को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। जैसे कि क्या होगा, एक अंडाशय की जर्माइनल एपिथेलियम होगी, इससे क्या बनेगा आपका मियोसिस की क्रिया जैसे ही होगी तो 4 गैमीट बनते हैं। 4 की संख्या में गैमीट बनते हैं जो क्या होता है, हैप्लॉइड होता है। इन्हें ही इस प्रक्रिया को
गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, यानी कि गैमेट के बनने की प्रक्रिया को नॉर्मली भाषा में गैमेटोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, मेल में क्या बनता है? स्पर्म, और फीमेल में एग या ओवम बनता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पर्म का बनना क्या कहलाएगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। वह प्रक्रिया जिसके द्वारा परिसरों में स्पर्म का निर्माण होता है शुक्राणुजनन या स्पर्मेटोजेनेसिस कहलाती है। ठीक है, अभी इसके बारे में देखें, फिगर के बारे में देखिए। यह प्रक्रिया यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रक्रिया लैंगिक हार्मोन द्वारा प्रभावित होती है। शुक्राणुजनन की प्रक्रिया निम्न 3 चरणों में प्रभावित होती है। जो ये स्पर्म बनने की प्रक्रिया क्या होता है? लैंगिक हार्मोन, जैसे मेल में टेस्टोस्टेरोन के द्वारा ये प्रभावित होगा। इसमें 3 फेज होंगे: मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। घूर्णन प्रावस्था में शुक्राणुजनन की नलिकाओं से जननिक एपिथेलियम की कोशिकाओं में समसूत्री विभाजन द्वारा 2 शुक्राणुजनन कोशिकाओं या स्पर्मेटोगोनिया का निर्माण होता है। ये कोशिकाएं डिप्लॉयड होती है। देखिए क्या होगा इसमें, क्या होगा? 2 स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं बनेंगी और इसमें मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 2 से कितने हो गए? 1 से 2, 2 से 4। अब इसके बाद से क्या आ जाएगा आपका? ग्रोथ फेज। आगे देखिए क्या होता है ग्रोथ फेज में। शुक्राणुजनन यानी कि स्पर्मेटोगोनिया की कोशिकाएं पोषक पदार्थों का संचय करके प्राथमिक शुक्रकोश यानी कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में रूपांतरित हो जाती है। ये क्या करेंगी? देखिए, पोषक पदार्थों का स्टोरेज करके ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेंगी और इसमें क्या होगा? मियोसिस फर्स्ट। और जैसे ही मियोसिस फर्स्ट हुआ तो 1 से 2 होंगे और 2 से ये डिप्लॉयड था, अब किस में बन जाएगा? हैप्लॉयड, यानी कि 2n था, अब क्या बन जाएगा? n बन जाएगा। इस प्रकार से जैसे ही मियोसिस सेकेंड होगा, 4 स्पर्म बन जाएंगे और यह था आपका स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी प्रक्रिया। देखिए, अब इसका तीसरा फेज क्या है? मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज में जो है आपका प्राथमिक शुक्र कोशिकाओं में प्रथम यानी कि फर्स्ट मियोसिस के द्वारा अग्रित द्वितीय शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। यह द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन द्वारा पूर्व शुक्राणु कोशिका या स्पर्मेटिड्स बनाती है। यह एक प्राथमिक शुक्र कोशिका के 4 अग्रित एवं अग्रित पूर्व शुक्राणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखिए शुक्र का यंत्र यानी कि स्पर्मियोजेनेसिस के द्वारा इन अचल पूर्ण कोशिकाओं से परिपक्व चल शुक्राणु बनते हैं। अब बात करते हैं स्पर्म या शुक्राणु के बारे में। देखिए, स्पर्म के 3 भाग है: शीर्ष, मध्यखंड और पूंछ। जो ऊपर वाला भाग होता है उसे शीर्ष, और बीच वाले भाग को मध्यखंड, और नीचे वाले भाग को पूंछ कहते हैं। शीर्ष शुक्राणु का शीर्ष प्रायः फूला हुआ घुंडीदार होता है, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा होता है। इसका शीर्ष कैसा होता है? फूला हुआ। इसका जो शीर्ष है वो फूला हुआ है, घुंडीदार, घुंडी के जैसी संरचना है इसमें, परंतु अनेक जंतुओं में यह लंबा या दंडनुमा हो सकता है। इनमें केंद्रक स्थित होता है। इनमें केंद्रक स्थित होता है, जैसे देख रहे हैं ना यहाँ पे केंद्रक स्थित है। और केंद्रक के चारों ओर थोड़ा सा कोशिका द्रव्य होता है। इस केंद्रक के चारों ओर क्या हो जाएगा? हल्का सा, बीच में क्या है? कोशिका द्रव्य है। इसके शीर्ष पर गाल्जी बॉडी के बने एक्रोसोम नामक टोपी नुमा संरचना होती है, जो जल अपघटनी एंजाइमों का स्रावर कर अंडार को भित्तु को नष्ट निषेचन में सहायक होता है। देखिए, इसके ऊपर क्या होता है? एक्रोसोम। जो एक्रोसोम होता है, जैसे ही एक इसके पास में आता है उसको गलाकर उसके अंदर अपने मटेरियल को छोड़ देता है। अब बात करते हैं मिडिल पीस या मध्य खंड के बारे में। यह केंद्रीय पतला दंडनुमा भाग होता है जो छोटी सी ग्रीवा यानी नेक द्वारा शीर्ष से जुड़ा रहता है। मध्य खंड में
माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होते हैं जो गति हेतु ऊर्जा प्रदान। आखिर स्पर्म को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? क्योंकि इसके मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया होती है जो इसे ऊर्जा देती है। माइटोकॉन्ड्रिया के आगे ग्रीवा यानी कि नेक पर दो तारक सेंट्रियोल्स स्थित होते हैं। देखिए इसमें क्या है, बीच में क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जो इसको तैरने के लिए ऊर्जा स्रोत का भारतीय है आपका मिडिल पीस। और इसके दोनों साइड क्या है? दो सेंट्रियोल्स है, तारक कांड है क्या, ठीक है। अब बात करते हैं टेल या पूंछ की। पूंछ प्रायः लंबी, कोड़ेनुमा तथा अत्यधिक गतिशील होती है। पूंछ द्वारा शुक्राणु तरल माध्यम में गति करते हैं। जो पूंछ होता है इसका, इसी के द्वारा ही जब ये स्पर्म फीमेल के यूट्रस से पहुँचते हैं तो वहाँ पे मूवमेंट करते हैं, गति करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अंडाणु जनन या oogenesis के बारे में। मादा में अंडाशय की जननिक उपकला यानी कि एक मदर सेल या प्राइमोर्डियल एक मदर सेल की प्राथमिक जनन कोशिकाओं प्राइमोर्डियल जर्म सेल में अर्धसूत्री विभाजन द्वारा अंकुरित अंडार बनने की प्रक्रिया को अंडजनन या oogenesis कहते हैं। अंडार जनन प्रक्रिया अंडजनन की प्रक्रिया को 3 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है? मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। मल्टीप्लिकेशन फेज में अंडाशय के निर्माण के समय ही प्राथमिक अंडाणु जनन कोशिकाएं समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होकर अंडाशयी पुत्तिकाओं या फॉलिकल्स के रूप में एकत्रित हुए। क्या होता है इसमें? देखिए मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या है आपका, एक मदर सेल में समसूत्री यानी माइटोसिस होगा और ये बना लेंगे आपका ओवेरियन फॉलिकल्स, जैसे कि देख रहे हैं ओवेरियन फॉलिकल्स बना लेती है। इसके बाद से आपका आता है ग्रोथ फेज। यह फेज जो है बहुत लंबा होता है। अंडाणु मात्र कोशिकाएं, एक मदर सेल जो है अंडाणु जनन कोशिका या oogonia में विभेदित होकर वृद्धि परावस्था में प्रवेश करती है। यह अधिक मात्रा में पोषक पदार्थों को संचित करके आकार में वृद्धि कर लेती है। इसे पूर्व अंडाणु कोशिका या प्राइमरी oocyte कहते हैं। जो या ग्रोथ फेज के बाद से जो इसे क्या कोशिका बनती है, इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी oocyte। जैसे ये भोजन वगैरह स्टोर कर लेती है तो इसको प्राइमरी oocyte के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उसके बाद से आपका आता है मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज ग्राफियन पुत्तिका के परिपक्व होने के बाद इसमें उपस्थित प्राथमिक अंडक प्राइमरी oocyte में प्रथम अर्धसूत्री विभाजन होता है जो असमान होता है। इसके फलस्वरूप एक अग्रहित द्वितीय कंदक यानी कि हेप्लॉयड सेकेंडरी oocyte और एक छोटी ध्रुवीपोलर बॉडी का निर्माण। इसमें क्या होता है? असमान रूप से विभाजन होता है। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे असमान रूप से इसमें एक ही छोटा बन रहा है और एक बड़ा बन रहा है। तो इसमें क्या होता है? द्वितीयक पोलर सेल और द्वितीयक ध्रुवीय कोशिकाएं, ठीक है। और एक जो है बड़ा सा एक या अंडाणु बनता है। ग्राफियन पुत्तिका के फटने से यह द्वितीयक अंडाणु कोशिका मुक्त होकर फैलोपियन नलिका में प्रवेश कर जाती है जिसमें द्वितीय अर्धसूत्री विभाजन और शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश के पश्चात होता है। अब देखिए शुक्राणु अंडाणु जनन में स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में क्या डिफरेंस है, ठीक है। स्पर्मेटोजेनेसिस कहाँ होता है? टेस्टिस में होता है। और अंडाणु जनन अंडाशय में होता है। इसमें वृद्धि प्रवस्था छोटी होती है। इसमें जो ग्रोथ फेज होती है क्या होती है? स्मॉल होती है। लेकिन इसकी जो ग्रोथ फेज होती है क्या होती है? बहुत लंबी होती है। एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से 4 अग्रहित शुक्राणुओं का इसमें एक स्पर्म मदर सेल से क्या होता है? 4 स्पर्म बनते हैं। इसमें प्राथमिक अंडाणु कोशिका से एक अंडाणु और 2 या 3 ध्रुवीय काय का निर्माण होता है।
स्पर्मेटिस में कायांतरों द्वारा गतिशील शुक्राणुओं का निर्माण होता है। स्पर्मेटिस में क्या होता है, कायांतरों द्वारा गतिशील शुक्राणु बनते हैं, लेकिन जो अंडार होता है क्या होता है, अचल कायांतर नहीं होता है। अचल अंडार में कायांतर नहीं होते हैं। जो अंडार होते हैं, एग होते हैं, वो आपके चलते नहीं हैं ज़्यादातर। दोनों अर्धसूत्री विभाजन शुक्राणु निर्माण से पूर्व हो जाते हैं। इसमें दोनों जो मियोसिस होता है वह शुक्राणु के निर्माण से पहले ही खत्म हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, दूसरा अर्धसूत्री विभाजन अंडार में शुक्राणु के प्रवेश के बाद से दूसरा जो इसका मियोसिस होता है, जब स्पर्म क्या होता है, एग में प्रवेश कर लेता है, तब इसका मियोसिस सेकेंड होता है। अब देखिए इन दोनों में समानताएं क्या है। ये दोनों प्रक्रिया तीन प्रावस्था में होती है, मल्टीप्लिकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैच्योरेशन फेज। दोनों क्रियाएं जननों की जनन उपकला कोशिकाओं में होती है। ठीक है। तीसरा क्या है, दोनों क्रिया में मुख्य भूमिका अर्धसूत्री विभाजन की, यानी कि दोनों में मियोसिस जो है आपका वह मेन रोल प्ले करता है। अब बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस के क्या महत्व है। यह एक जटिल प्रक्रिया है। इसमें अर्धसूत्री और समसूत्री विभाजन द्वारा अगुणित युग्मकों का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है, नर और मादा युग्मकों के निषेचन के समय संयोजन या फ्यूजन से डिप्लॉयड युग्मनज का निर्माण होता है। गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है, जैसे ही मेल और फीमेल मिलते हैं तो क्या बनता है, गैमीट जाइगोट गैमीट मिलते हैं तो क्या बनता है, जाइगोट मिलते हैं बनता है, जो डिप्लॉयड होता है, और ये गैमीट क्या होता है, हैप्लॉयड होते हैं। अब बात करते हैं आर्टर चक्र या मासिक चक्र के बारे में। मासिक चक्र के बारे में देखिए क्या होता है, मादा में जनन काल के प्रारंभ के साथ ऋतुस्राव प्रारंभ हो जाता है, जो जनन काल की समाप्ति के पश्चात रुक जाता है। इस काल में प्रत्येक माह अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है। इसमें क्या होता है, अंडाशय जो होता है वह हर महीने एक अंडे को बनाता है। निषेचन न होने की स्थिति में गर्भाशय की, और ये अंडे जो है यूथरस के पास पहुँचते हैं, लेकिन जैसे ही कोई स्पर्म इसको नहीं मिलता है, क्या करता है, इसमें निषेचन न होने की स्थिति गर्भाशय की दीवारें अंडाशय की दीवारों में चक्रीय परिवर्तन यानी कि एक साइक्लिक चेंज होता है, जिसे क्या कहते हैं, मासिक या आर्टो चक्र कहते हैं। देखिए मासिक चक्र की तीन अवस्थाएं होती है। पहला क्या है, प्रोलिफरेटिव फेज, क्रम प्रसारी अवस्था, और दूसरा है आपका सिक्रेटरी फेज, और तीसरा है आपका मेंस्ट्रुअल फेज। देखिए प्रोलिफरेटिव फेज में क्या है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पुत्तिकाओं के एस्ट्रोजन के स्रावर के लिए प्रेरित करता है। जो आपका एस्ट्रोजन जो है उसके सेक्रेशन के लिए प्रेरित करता है। यह फेज जो होता है 1 से 12 दिन का होता है। और दूसरा क्या है, सेक्रेटरी फेज, कार्पस ल्यूटियम की प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन की अधिक मात्रा स्रावर करता है। यह जो फेज होता है वह 12 से 14 दिन का होता है। इसे प्रोग्रेसिव फेज भी कहते हैं, क्योंकि अंतःस्थ सगर्भता और रोपर के लिए तैयार होता है। क्योंकि जो आपका 12 से 14 दिन का जो समय होता है उसमें क्या होता है, अगर कोई भी स्पर्म आके मिल गया तो इसका ट्रांसप्लांटेशन हो जाता है। अब बात करते हैं मेंस्ट्रुअल फेज या मासिक अवस्था। यह पुराने मासिक चक्र के अंतिम तथा नए मासिक चक्र की प्रारंभिक अवस्था होती है। यदि अंडाणु निषेचित नहीं है तो कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरॉन स्तर की में कमी के कारण नष्ट हो जाता है। इसमें गर्भाशयी एंडोमेट्रियम के टूटने से रुधिर का स्रावर होता है। यह लगभग 5 दिन तक चलता है। यह फोलिकल स्टिमुलेटिंग यानी कि एफएसएच और एलएच एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन के द्वारा कंट्रोल होता है। इसको कंट्रोल करने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं, एफएसएच, एलएच और एस्ट्रोजन तथा प्रोजेस्टेरॉन, ये सभी मिलकर क्या करते हैं, मेंस्ट्रुअल फेज को कंट्रोल करते हैं। बात करिए यदि निषेचन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम और कार्पस
एल्बिकेंस में परिवर्तित हो जाता है, जो काले धब्बे की तरह दिखाई देता है। ठीक है, अब देखते हैं कि फर्टिलाइजेशन एवं अंतररोपण क्या होता है। अगुणित नर युग्मक शुक्रार यानी कि स्पर्म तथा अगुणित मादा अंडार यानी कि एग के संयोजन को, जब ये एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं तो इस प्रक्रिया को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और इसके द्वारा जो क्या बनता है आपका जाइगोट बनता है। जाइगोट आपका डिप्लॉयड होता है और ये सभी क्या है हैप्लॉयड होते हैं। देखिए जो स्तनधारी होते हैं उसके फैलोपियन ट्यूब अभी जो बताए थे ना, यूथेरस और उसके साइड में क्या होता है दो फैलोपियन ट्यूब होते हैं, उसी में क्या होता है एग और स्पर्म मिलते हैं, यानी कि फर्टिलाइजेशन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब्स में होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन के बाद निषेचन के बाद अंडार में फर्टिलाइजिंग का स्रावर होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हो जाएगा वहाँ पे एक में क्या बनेगा आपका फर्टिलाइजिंग एक हार्मोन है वही बनता है। यह शुक्रार की सतह पर एंटी फर्टिलाइजिंग नामक ग्राही से क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में असंजन हो जाता है। जैसे ही क्या होगा फर्टिलाइजेशन की क्रिया स्टार्ट हो जाएगी तो एक हार्मोन बनाएगा जिसको क्या बोलेंगे फर्टिलाइजिंग, और वो क्या होता है स्पर्म के ऊपर भी क्या होता है एंटी फर्टिलाइजिंग। तो जब ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा इसमें मेटिंग हुए एकदम पास पास आ जाएंगे, और उसके फलस्वरूप क्या निषेचन के समय एक्रोसोम जो स्पर्म का ऊपर वाला हिस्सा क्या होता है उसे क्या कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम जो होता है वो हाई हाइलोरिनाइज एंजाइम का स्रावन करता है, जो अंडार को घेरे हुए कोरोना रेडिएटा में उपस्थित हाइलोयूरेनियम अम्ल को घोल देता है। जैसे कि ये एग है ना, इसके बाहर की तरफ एक आवरण होता है जिसे कोरोना रेडिएटा कहा जाता है। तो ये वाला जो सिक्रेशन है हाइलोरोनिडाइज, ये इसके सिक्रेस ये कोरोना रेडिएटा को गला देता है और ये जो स्पर्म का मटेरियल होता है वो एग के अंदर पहुंच जाता है और फर्टिलाइजेशन की क्रिया संपन्न हो जाती है। निषेचन के 24 घंटे बाद से युग्मज यानी कि गैमीट में विदलन की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो देखिए विदलन क्या होता है, युग्मज यानी कि जो जाइगोट है उसका समसूत्री विभाजन द्वारा लगातार बढ़ती हुई संख्या और घटते हुए आकार की कोशिकाओं में सतत विखंडन विदलन कहलाता है। जैसे क्या होता है ये जाइगोट बन गया, इसके अंदर बहुत ज़्यादा विभाजन होगा और जैसे जैसे विभाजन में कोशिकाएं छोटी हो जाएगी लेकिन संख्या बहुत अधिक हो जाएगी। यह प्रक्रिया जो है विदलन या क्लीवेज कहलाती है। विदलन के फलस्वरूप बनी कोशिकाओं को कोरक खंड या ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। विदलन का प्रकार अंडे में पीटक की मात्रा व वितरण पर निर्भर करता है। लगातार विदलन के पश्चात कोशिकाओं की ठोस गेंद जैसी बन जाती है जिसे मोरूला कहते हैं। जैसे कि बार बार इसमें अगर विदलन हो गया तो इसकी संरचना क्या हो जाएगी एक ठोस गेंद के जैसे बन जाएगी जिसे मोरूला कहा जाएगा। मोरूला में कोरक व ब्लास्टोसील अनुपस्थित, यानी कि मोरूला में जो होता है वो आपका ब्लास्टोसील खाली जगह नहीं पाया जाता है। तत्पश्चात लगातार विदलन के फलस्वरूप कोरक खंडों के मध्य में एक कोरक गुहा विकसित हो जाती है जो कोशिकीय स्राव जैसे कार्बोहाइड्रेट और एल्बुमिन से भरी होती है। इस अवस्था को ब्लास्टुला या कोरक कहते हैं। जैसे क्या होगा बार बार विदलन हो रहा था क्लीवेज हो रहा था तो इसके बीच में एक ऐसा पदार्थ बन जाएगा जो क्या करेगा कार्बोहाइड्रेट वगैरह को स्टोर किया रहेगा। जैसे कि ये येलो कलर हो कि आपका येलो कलर वाला जो है आपको मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट स्टोर किए हुए है तो ये अब क्रिया क्या कहते हैं ब्लास्टुला या कोरक कहलाएगी। पक्षियों में ब्लास्टोसिस्ट तथा स्तनधारियों में ब्लास्टोडर्मिक आशय कहते हैं। अब बात करते हैं इम्प्लांटेशन क्या होता है। भ्रूण का गर्भाशय की दीवारों से जुड़ना रोपर या इम्प्लांटेशन कहलाता है।
जैसे ही ये आपका यूथरस है, यूथरस, और यहाँ पे एग और स्पर्म पहुँचे तो उसका फर्टिलाइजेशन हो गया, उसके बाद से ये दोनों जाइगोट बनने के बाद से इस यूथरस में आके जुड़ जाते हैं। यह प्रक्रिया आपका इम्प्लांटेशन कहलाती है। ब्लास्टुला अवस्था में भ्रूण को सर्वप्रथम गर्भाशय से जोड़ने का कार्य अपरा या कोरियन नामक झिल्ली करती है। जो अपरा या प्लासेंटा होता है वह भ्रूण को उतरस से जोड़े रहता है। अभी इसके बारे में आगे और पढ़ना है हम लोगों को। अब बात करते हैं सगर्भता तथा भ्रूणी परिवर्तन। भ्रूण के अंतरोपण के पश्चात, यानी कि जैसे ही भ्रूण कहाँ हो गया, एम्ब्रायो पे जुट गया और यूथरस पे जुट गया, इसकी ब्लास्टोमियर कोशिकाएं कार्जनिक यानी कि मार्फोजेनेटिक विकास गतियाँ करते हैं। अब इससे क्या होगा, अंतर होने लगेगा। ये प्रमुख गतियाँ एपीबोली अर्थात भावी एक्टोडर्म कोशिकाओं के चारों ओर फैलना तथा एम्बोली अर्थात भावी अंतर्त्वचा मध्यजन अंतर अस्टर यानी कि मेजोदर्म कोशिकाओं के अंदर की ओर चलना होता है। इन गतियों के कारण भ्रूण का गर्भाशय तीन जनन स्तरीय बन जाता है तथा अर्केंत्रान या गैस्ट्रोसील गुहा का निर्माण हो जाता है। बाह्य भ्रूणी झिल्लियाँ, ये झिल्लियाँ भ्रूण के बाह्य प्लास्टोडर्म से विकसित होती है और वास्तविक भ्रूण के निर्माण में भाग नहीं लेती, अतः इन्हें बाह्य भ्रूणी झिल्लियाँ एक्स्ट्रा एम्ब्रायोनिक मेम्ब्रेन कहते हैं। भ्रूण कहलाया जैसे पीठ कोश, एम्ब्रियन, कोरियन, अपरा कोश के प्रकार की होती है। इससे बोलते हैं प्लासेंटा या अपरा। अपरा वह संरचना है जो इसके द्वारा जरायु स्तनधारियों का विकासशील भ्रूण या गर्भ मात्रक गर्भाशय रुधि से अपना पोषण, जैसे कोई बच्चा हो रहा होगा, गाय का बच्चा या भैंस का बच्चा, तो आपने देखा होगा कि एक नाभि जुड़ी होती है, इसे ही अपरा या प्लासेंटा कहते हैं। भ्रूणी झिल्लियों के आधार पर प्लासेंटा निम्न प्रकार की होती है। पहला पीटक कोष प्लासेंटा यानी कि योर्कशायर प्लासेंटा। इसमें अपरा पीटक कोष से बना होता है, जैसे कंगार, कंगार का जो प्लासेंटा होता है किससे बनता है, पीटक कोष से बना होता है। और एक है कोरियो एलेंटोइक अपरा, यानी कि इसे अपरा कोरियन और एलेंटाइस से झिल्लियों से मिलकर बना, जैसे कि मनुष्य की जो प्लासेंटा होती है कैसी होती है, कोरियो एलोन्टिक अपरा यानी कि प्लासेंटा होती है। और तीसरा है जरायु अपरा, कोरियोनिक प्लासेंटा। इसमें जो प्लासेंटा होती है कोरियन झिल्ली से बना होता है, जैसे कि यूथेरियन प्राणियों में। अपरा का कार्य क्या होता है, अपरा के द्वारा विकसित होते हुए भ्रूण के पोषण एवं ऑक्सीजन प्राप्त होती है। जो आपका एम्ब्रायो बनता है उसको पोषण और ऑक्सीजन प्लासेंटा के द्वारा ही मिलता है। अब कहता है प्लासेंटा के द्वारा ही उत्सर्जित पदार्थ एम्ब्रायो के रुधिर से विसरण द्वारा माता के ब्लड में चले जाते हैं, अतः अपरा उत्सर्जन में भी सहायक होता है। जो बच्चे का जो खराब मटेरियल होता है वो कहाँ, प्लासेंटा के द्वारा ही इस मदर में चला जाता है और उससे ये बाहर निकल जाता है, तो ये एक्सक्रेशन में भी सहायता करता है। अपरा चयनात्मक अपरा यानी कि सिलेक्टिव बैरियर के जैसे कार्य करता है। यह माता के रुधिर से लाभदायक पदार्थों के भ्रूण के रुधिर में प्रवेश करने देता है, किंतु हानिकारक पदार्थों का एम्ब्रायो में प्रवेश करने से रोकता है। जैसे कि मदर के अंदर से ये क्या करता है, केवल काम वाली चीज़ों को अपने अंदर लेने की क्षमता रखता है, यानी कि ये सिलेक्ट करता है कि हमारे लिए कौन सा चीज़ उपयोगी है, कौन सा चीज़ उपयोगी नहीं है, इसलिए इसे सिलेक्टिव बैरियर का कार्य करता है। ये बात करते हैं प्रसव या लेबर क्या होता है। गर्भ अवधि पूरा होने के बाद यानी कि प्रेगनेंसी जैसे कंप्लीट हो जाती है तो शिशु का जन्म गर्भाशय के अनैच्छिक पेशियों इनवॉलेंटरी मसल कॉन्ट्रैक्शन की लंबी प्रक्रिया से होता है। इसे लेबर कॉन्ट्रैक्शन यानी कि जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो उसे लेबर कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, तथा इस अनुभव के प्रसव वेदना यानी कि इस समय जो दर्द होता है उसे लेबर पेन के नाम से जाना जाता है।
अब बात करें डूसर मिल्केशन के बारे में। सगर्भता अवधि के अंत में शिशु के जन्म के पश्चात स्तन ग्रंथियों में प्रोलैक्टिन हार्मोन, एक हार्मोन होता है जिसका नाम क्या है, प्रोलैक्टिन, द्वारा दूध स्राव प्रारंभ हो जाता है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट हो जाती है तो एक हार्मोन बनता है प्रोलैक्टिन, और उस हार्मोन के द्वारा दूध बनने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ये जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, पीयूष ग्रंथि के अग्र पिंड से सिक्रेट होता है। ये जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है वह पीयूष या मास्टर ग्लैंड से सिक्रेट होता है। जो पीयूष ग्रंथि होती है वो मस्तिष्क में स्थित होती है। बात करते हैं प्रसव पश्चात प्राप्त दूध को प्रथम स्तन या कोलेस्ट्रम कहते हैं। जो प्रसव होता है उसके बाद से जो पहला दूध निकलता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। यह जैसे कि गाय या भैंस का फेंसा के देखे होंगे, वही क्या है आपका कोलेस्ट्रम। इसका कलर जो होता है अलग होता है, जो जिसमें क्या होता है बहुत, यह हार्मोन अति पोषक द्रव होता है जो शिशु के प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत, जो फेंसा होता है वो क्या होता है बहुत ज़्यादा ताकतवर चीज़ होता है। वह जो गाय या भैंस के जो बछड़े होते हैं उसके लिए बहुत उपयोगी होता है। उसी तरह से सेम तरह से ह्यूमन में होता है, वो उससे बहुत अधिक मात्रा में इम्यूनिटी बढ़ती है। अगर उसको किसी बच्चे को ना दिया जाए तो उसका इम्यून सिस्टम बहुत कमज़ोर हो जाएगा। तो इसीलिए सबसे पहला जो मिल्क होता है वो बच्चे को ही पिलाया जाता है। ठीक है।